हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है हमारी सीरीज़ में विच इज़ एसएसटी सीरीज़। इस सीरीज़ का आज चौथा लेक्चर होने वाला है, ठीक है, जिसमें हम हिस्ट्री क्लास 6 एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं। चूँकि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ये एक सीरीज़ है, दैट मीन्स एक कंटिन्यूटी है। हम इस तरह से हिस्ट्री को डील कर रहे हैं ताकि एक फ्लो बना रहे, एक पिक्चराइजेशन हमारे माइंड में रहे, है जो एक कहानी की तरह हम हिस्ट्री को याद रहे कि कब कब कौन सी चेंजेस हुई, जो चेंजेस हुई, बड़ी चेंजेस हुई, उनके क्या रीज़न्स थे, है। तो हमारा जो सफ़र शुरू हुआ था, अगर आपको याद होगा, तो हमने कहा था कि हंटिंग और गैदरिंग से हम शुरू हुए थे और आगे चल के हम क्या बने थे, फार्मर्स और हर्डर्स। फार्मर हर्डर मतलब हमने फसल उगाना शुरू कर लिया था, हमने जानवरों को पालना शुरू कर लिया था। जब ये चीज़ें शुरू हो गई थी तो उसके बाद हमने देखा था कि सेटलमेंट्स, सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, लोग एक जगह ठहरने शुरू हो गए। जब लोग एक जगह ठहरने शुरू हो गए तो जो सेटलमेंट्स बने वो दो किस्म के हुए, सिटीज़ फ्लॉरिश हुए और गांव बसने लगे। सिटीज़ हमने अर्लीस्ट सिटीज़ में देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज़ के आसपास जो पहले पहले शहर हमें दिखने को मिले। और विलेजेस की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि सुलेमान और जो किरथर रेंजेस है नॉर्थ वेस्ट में, उसके आसपास तकरीबन 8000 साल पहले हमें गांव बसने के एविडेंसेस मिले। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि अब इन चीज़ों का हमें पता कैसे चला। हमें पता है कि ये सब हुआ, ये सब हुआ। अब हंटिंग गैदरिंग करते थे लोग, उनके पास चीज़ें तो थी नहीं ऐसी कुछ किताबें लिखते वो हमारे लिए। उस ज़माने में तो अभी पेज भी नहीं, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, ऐसा कुछ डिस्कवर ही नहीं हुआ था, ठीक। तो कैसे ये चीज़ें हमें कैसे पता चली? तो क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि ये सब चीज़ों की, ये जो जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं, ये हम तक पहुंची कैसे, हमें इस चीज़ के बारे में पता कैसे चला? तो हिस्ट्री जांचने के लिए, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए या हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ सोर्सेज होते हैं जिनसे हमें हमारे गुज़रे वक्त के बारे में, बीते हुए कल के बारे में पता चलता है। वो कौन से सोर्सेज हैं? एक तो रहता है हमारा लिटरेरी सोर्सेज, हम जिसे कह सकते हैं लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में क्या क्या आएगा? जैसे मान लो बुक्स होंगी, है ना। अब चीज़ें साफ साफ लिखी होंगी, हमें आज से 1000 साल पहले के बारे में कुछ मालूम करना है, कैसे पता चलेगा? अगर उस वक्त की कोई हमारे पास किताब मौजूद होगी तो सबसे बड़ी, तो मतलब सबसे बड़ा सोर्स जो होगा उस वक्त को जानने के लिए वो किताब हो सकता है, ठीक है ना। वो कोई रिलीजियस बुक हो सकती है या कोई और लिटरेरी पीस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बुक्स को हम देख सकते हैं, बुक मैन्युस्क्रिप्ट हो सकता है, हाथ से लिखे हुए, जैसे हमने डिस्कस किया था कि पाम लीव्स पे लिखा जाता था। उसके बाद हमारे पास कोई रिलीजियस टेक्स्ट भी हो सकता है, रिलीजियस बुक, रिलीजियस टेक्स्ट हम कह सकते हैं। तो ये जो मतलब जो भी लिखी हुई रिटन चीज़ होगी, हम उसको लिटरेरी सोर्सेस में। इसके बाद हमारे पास और चीज़ें भी हो सकती हैं जिनसे हम जान सकते हैं हमारे हिस्ट्री के बारे में, तारीख के बारे में, ठीक है। वो क्या चीज़ है? मान लो कॉइन्स हमें मिल गए, कहीं कोई सिक्के मिल गए, उनसे भी तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद कोई पुरानी बिल्डिंग्स हो सकती है, उनसे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। पुराने कोई बर्तन हो सकते हैं, पॉटरी, उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। टूल्स हो सकते हैं, उनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वेपन्स हो सकते हैं,
उनको देख के उस हिस्ट्री के बारे में हम समझ सकते हैं कि उस वक्त क्या दौर रहा होगा। ठीक, बरियल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़, इसके अलावा काइंस आगे, ज्वेलरी हो सकती है। इन सब चीज़ों से भी तो हमें हमारे पास्ट के बारे में पता चल सकता है। अब इन सब सोर्सेज को क्या कहेंगे? ये रिटर्न तो नहीं है, ये चीज़ें हैं। दीज आर ऑल मटीरियल, दीज आर ऑल मटीरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट। तो इस ऐसे जैसे सोर्सेज को हम क्या कहेंगे? आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो मीन्स अगर हमें हिस्ट्री को जानना है तो हमारे पास दो किस्म के सोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं, या तो लिटरेरी सोर्सेज और या हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इन चीज़ों को जो खंगालेगा, इनसे हिस्ट्री को समझेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, उसको हम हिस्टोरियन बोल सकते हैं। या जो लिखेगा भी आज के बारे में, मतलब आज भी हिस्टोरियंस हैं जो आज जो घटनाएं हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उन्हें लिखते जा रहे हैं, तो उनको हम कह सकते हैं हिस्टोरियंस। और जो इन चीज़ों को, ये जो मटेरियल रिमेन्स हैं, इनको स्टडी करके हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे, उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलेंगे। वो भी हिस्ट्री के बारे में ही बताएंगे, लेकिन इनका जो तरीका होगा वो अलग होगा। ठीक है, तो वही आज का जो अब चैप्टर है, आज का चैप्टर जो है हमारे, मतलब जिसे हम स्टडी करने वाले हैं, उसका नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। मतलब एक चीज़ उन्होंने यहाँ से उठाई, लिटरेरी सोर्सेज से बुक्स, और इस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से उन्होंने बरियल्स उठाया। और जो चैप्टर का नाम है दैट इज व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। ये है आपका चैप्टर का नाम जिसको हम स्टडी करने वाले। मतलब हम हिस्ट्री को कैसे जानते हैं? अलग अलग सोर्सेज हैं। वी हैव लिटरेरी सोर्सेज एंड वी हैव आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब लिटरेरी सोर्सेज में जो बुक्स हैं, वो बुक्स से हम हिस्ट्री को कैसे जान सकते हैं? उसमें इस चैप्टर में एक बुक उठाई है उन्होंने, उससे हमें समझाने की कोशिश की कि जब हम उस बुक्स में ऐसे डायलॉग्स पढ़ते हैं, ये चीज़ें पढ़ते हैं, तो उनसे हम क्या इन्फर करते हैं, उनसे हम क्या समझते हैं हिस्ट्री के बारे में, उसको थोड़ा सा देखेंगे। और आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं उसमें से अलग अलग चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स को अलग से स्टडी किया जाता है, कॉइन्स को अलग से स्टडी किया जाता है। ठीक है, हर चीज़ को, इंस्क्रिप्शंस को अलग से स्टडी किया जाता है। लेकिन इन्होंने इसमें बरियल्स को किया है। बरियल्स हैं मतलब वो जहाँ पे कोई दफनाई हुई जो चीज़ें हैं, इंसान हैं दफनाए हुए हैं। ठीक है, वो जो अंदर दफन है, वो जो बरियल्स हैं, वो जो साइट्स हैं, उन बरियल्स को फाइंड आउट करने के बाद उनसे हम हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं, वो हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। सो अब जहाँ बुक्स की बात है, व्हाट बुक्स, तो बुक्स में इस चैप्टर के अंदर जिस बुक को इन्होंने उठाया है दैट इज ऋग्वेद, जिसका रेफरेंस है ऋग्वेद। ठीक है, आपको बताया दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक, दुनिया की सबसे पुरानी जो किताबें हैं दुनिया की, उनमें से एक किताब जो है वो कौन सी है? ऋग्वेद है। ठीक है ना, इसके अलावा और भी वेद हैं, आपको पता है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है। ठीक है, और ऋग्वेद, ये 4 वेद हैं। वेद जो लफ्ज़ है, वेद, वेदा, दैट मीन्स नॉलेज, विधि से निकला है ये लफ्ज़, विच मीन्स नॉलेज, ज्ञान। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है अर्लीस्ट बुक है। ठीक है, अब ऋग्वेद किस पीरियड में लिखी गई है, थोड़ा सा मैं इसको आपको बता दूं वैदिक एज के बारे में हल्का सा, ताकि एक वो जो कहानी वाला जो हम सिस्टम लेके चल रहे हैं कि एक आपको एक कंसेप्ट क्लियर होते रहें, कंसेप्ट्स को साथ में लेके चलें, ताकि आपको कोई चीज़ मुश्किल ना हो जाए समझने में, रट्टा ना बजे चीज़ों को, है ना, आप इजीली एक जो फ्लो है वो बना रहे। तो एक एज है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। वैदिक एज, वैदिक एज को आप डिवाइड कर सकते हो 2 में। एक को हम कहते हैं
अर्ली वैदिक एज, वहीं लेटर बाद वाली लेटर वैदिक एज, इसी एज को कहा जाता है ऋग्वैदिक एज भी, क्योंकि इसी एज में कंपोज हुई थी, वैदिक एज की शुरुआत में ही कंपोज हुई थी ऋग्वेद। और जो लेटर वैदिक है इसमें बाद की जो बाकी जो 3 वेद हैं वो बाद में ऐड हुए हैं, जिसमें वी हैव सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद, ये बाद में ऐड हुए थे। गॉट इट? ये चीज़ें अब इन 2 एजेस के बीच में कुछ एक डिफरेंसेस हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि मेन डिवाइडिंग लाइन जो है इस एज को, वैदिक की एज है, वैदिक एज को फर्दर 2 में बांटा गया, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। क्या ऐसी डिवाइडिंग लाइन क्या थी, मतलब कहाँ से ये जो अर्ली वैदिक एज है ये अलग हुई लेटर वैदिक एज से, मतलब क्या डिवाइडिंग लाइन जो है दोनों के बीच की वो क्या है? तो ऐसा कंसीडर किया जाता है डिस्कवरी ऑफ आयरन। आयरन की डिस्कवरी जो है वो एक डिवाइडिंग लाइन है बिटवीन अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। हमने इससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पढ़ा, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आपको याद होगा तो वहाँ हमने देखा, हमने वहाँ गोल्ड की बात की, हमने वहाँ कॉपर की बात की, हमने वहाँ टिन की बात की, हमने वहाँ ब्रॉन्ज़ की बात की, ज्वेलरी, स्टोन ज्वेलरी की बात की, लेकिन हमने वहाँ आयरन की बात नहीं की। तो आप सोच रहे हो कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन उनको किसके बारे में पता नहीं था? आयरन के बारे में उनको भी पता नहीं था। वो जो टूल्स होते थे उनके पास किसके बने होते थे? कॉपर के बने होते थे टूल्स। आप खिलौने देखो, ज्वेलरी देखो, है ना, वो सब चीज़ों में बाकी मेटल्स का यूज़ हुआ है, आयरन अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ था। कितनी इम्पॉर्टेंट बात है। इसके साथ में एक और चीज़ आप देखो कि वहाँ पे काऊ, गाय जो है उसका जिक्र कहीं नहीं, गाय को वो जानते नहीं थे। इवन हॉर्स जो है, हॉर्स को नहीं जानते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के यहाँ हॉर्स और काऊ इनका भी नॉलेज नहीं था, आयरन का नॉलेज नहीं था, जबकि वो कॉटन बनाना शुरू कर गए थे, लेकिन इन चीज़ों का भी नॉलेज नहीं था। डिस्कवरी ऑफ जो आयरन है वो कहाँ से शुरू हुई? आयरन वो इस वैदिक एज में आयरन को डिस्कवर किया। जब वैदिक एज में आयरन डिस्कवर हुआ तो उसी डिस्कवरी से एक नया दौर शुरू हुआ, एक नई चीज़ हाथ लग गई। अब उससे क्या हुआ, मैं आपको आसान भाषा में बोलूँगा तो जब आयरन आ गया ना, तो उससे पहले आप देखोगे, जो भी आप इंडस वैली सिविलाइजेशन देखोगे, बिल्डिंग्स देखोगे, तो उसमें ज़्यादा ब्रिक्स का यूज़ होता था, स्टोन का यूज़ होता था। अब जब आयरन डिस्कवर हो गया तो यहाँ से इसकी डिस्कवरी ने एक अलग मोड़ दे दिया, लोहा आ गया। अब लोहे से जो कुल्हाड़ी बनेगी ना, लोहे से जो कुल्हाड़ी जो बनेगी, एग्स बनेगी, वो कॉपर के मुकाबले क्या होगी? मजबूत होगी। अगर आप ये इससे पहले की जो मतलब यहाँ देखोगे कि किस तरफ सेटलमेंट्स हो रही थी, तो आप देख रहे हो कि नॉर्थ वेस्ट में जहाँ रेगिस्तान था, ज़मीन प्लेन थी, वहीं पे सेटलमेंट्स हो रही थी, जो जगह इनको प्लेन मिल रही थी। लेकिन अब लेटर वैदिक एज में देखोगे आप तो ये थोड़ा ईस्ट की तरफ आना शुरू हो गए। अब मुझे मैप बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं ये रफली बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप देख रहे हो कि अभी तक जो था ना, ये वाला एरिया जो था, इस एरिया में ही ज़्यादा, नॉर्थ वेस्ट का एरिया, यहाँ पे ही ज़्यादा सेटलमेंट्स थी इस वाले एरिया में। क्योंकि अब इस एरिया को अगर आप देखोगे, है ना, आज भी देखोगे तो रेगिस्तान वाला एरिया, ये सारा सिंध का इलाका, ये नीचे गुजरात से जुड़ता हुआ डेजर्ट इलाका, ये राजस्थान। अब ये जो इलाका था, क्योंकि यहाँ आप देखते हो कि ये किस तरह से ऊपर से नदियाँ बहती हैं यहाँ पे, ये सारा, तो यहाँ पे पानी की तो कमी नहीं है,
ठीक है ना, एकदम। तो यहाँ पे ये सारा इलाका जंगल वाला इलाका है। अब जब आयरन आ गया तो कुल्हाड़ी बनी, वो भी कैसी कुल्हाड़ी बनी, मजबूत कुल्हाड़ी। तो ये जंगल कटना अब क्या हो गए, शुरू हो गए, ये जंगल कटना अब शुरू हो गए। अब जंगल जैसे कटना शुरू हो गए तो धीरे धीरे जब आबादी है जो अब कहाँ हो रही है, शिफ्ट, इस तरफ शिफ्ट हो रही है। क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है ना, मिट्टी जरखेज़ है, पानी, यहाँ पे पानी की भी कमी थी, यहाँ पे पानी की बिल्कुल कमी नहीं है। और ये सारा फ्लड प्लेन है, ऊपर से जो बहा के ला रहा है ना, ये जो ऊपर ये नेपाल, ये सब यहाँ से जो नदियाँ आ रही हैं अपने साथ, वो जरखेज़ मिट्टी को ला रही है। तो वो जब एक नीचे फ्लड प्लेन्स बन रहे हैं तो उससे यहाँ मिट्टी जो है बहुत जरखेज़ है। लेकिन दिक्कत यहाँ थी कि यहाँ पेड़ हैं, जंगल बहुत है, और उनको साफ़ कैसे करें। अब जब आयरन की डिस्कवरी हो गई तो ये जंगल कटना शुरू हो गए। जंगल कटने तो ज़मीन, यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे वो ज़्यादा अच्छा बनना शुरू हो गया। तो यही वो, तो इस तरफ फिर ये जो गंगा है ना, ये गंगा के किनारे जो है जंगल कटने लगे, और इस तरफ आबादी जो है वो शिफ्ट देखने को मिल रही है। वही मैंने आपको बताया था कि आयरन से जब कुल्हाड़ी आई तो ये जो अर्ली वैदिक एज थे ये एग्रीकल्चर जानते थे, लेकिन फिर भी ज़्यादा क्या था, ये प्रैक्टिस क्या कर रहे थे, पैस्टोरल सोसाइटी थी, है ना, पशुपालन ही ज़्यादा। एग्रीकल्चर जानते थे, करते थे वो भी, लेकिन मेन जो था इनका वो पशुपालन था। लेकिन अब जब इस तरफ आ गए आयरन की डिस्कवरी के बाद, पैस्टोरल के साथ साथ अब ये अच्छे खासे एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने लगे, क्योंकि वहाँ से अब उगने अच्छा, उनको जो मैंने पहले कहा था ना कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो होती है, तो वो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो वो अच्छी हो गई, इनकी मेहनत का जो फल था वो इनको अच्छा मिलने लगा, क्योंकि मिट्टी जरखेज़ थी, ठीक है, पानी भी खुला था और जंगल कटने लगे। तो आप देख रहे हो कि फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे कि जैसे फिर ये अर्ली वैदिक में पेस्टोरल और बाद में एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक है ना। फिर यहीं से धीरे धीरे आप देखोगे कि फिर जिसके पास लोहा ज़्यादा आ गया, जिसके पास कुल्हाड़ी ज़्यादा आ गई, उसके पास कंट्रोल आ गया, ठीक है ना। तो कंट्रोल आ गया, कंट्रोल आने से क्या हुआ कि यहाँ जो थी सोसाइटी जो थी यहाँ पे वो एकदम इक्वल थी, मतलब सोशल डिफरेंसेस नहीं थे, जन था यहाँ पे, जन बोलते हैं ना, आज भी हम बोलते हैं जनाखाना, मतलब जन है, मतलब हर बंदा एक किस्म का यहाँ क्या हो गए, ग्रुपिंग्स हो गए, ठीक है। मान लो मेरे पास थोड़ा सा है, मैंने अपना एक ग्रुप बना लिया, ठीक है, तो जनपद बनना शुरू हो गए, जनपद, ठीक है, एक जनपद, दूसरा जनपद, तीसरा जनपद, चौथा जनपद, पांचवा जनपद, ये ठीक है। तो ये अब यहाँ पे जो सोसाइटी थी उसमें थोड़ा डिफ्रेंसिएशन आने लगा। किसी जिसके पास मान लो जिसके पास लोहा ज़्यादा आ गया, उसने कुल्हाड़ी ज़्यादा बना ली, उसने ज़्यादा जंगल साफ़ कर लिया, उसने ज़्यादा फसल उगा ली, तो उसके पास सरप्लस आ गया है। मतलब जब ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास चीज़ें आ जाती हैं तो फिर आपके बेसिक नीड्स आपकी पूरी हो जाती, फिर आपकी दूसरी नीड्स शुरू हो जाती है ना। जिसका खाना पीना ये रहना सब हो गया, अब उसका मज़ा इन चीज़ों में नहीं था, अब उसका मज़ा था कि यार मैं थोड़ा सा ऊपर हो, मैं उसको अपने नीचे रखूं, वो मेरा माने, हाँ, मेरे ऊपर कंट्रोल हो, मेरा स्टेटस हो। तो जब ये सरप्लस आ गया तो इस तरह से डिवीजन आ गए सोसाइटी में, यहाँ फिर इनइक्वालिटी आ गई, कुछ लोग तगड़े हो गए, अच्छे खासे हो गए, ठीक है ना, रिच हो गए, और कुछ लोग थोड़े से नीचे रह गए। फिर जब ये स्वाद लग गया ना, ये पावर का स्वाद, ठीक है, तो फिर ये जो जनपद हुआ करते थे, फिर ने सोचा कि आपस में लड़ते हैं, ठीक है ना। जब वो लालच आ गई, पावर की लालच आ गई, और ज़्यादा की लालच आ गई, तो फिर ये 16 जनपद थे उस टाइम वहाँ पे गंगा के आसपास या नीचे उस एरिया में 16 जनपद जो थे वो इस्टेब्लिश हुए। फिर इनके आपस में फाइट्स होते गई, फाइट होने के बाद लास्ट पे एक महाजनपद बना, जिन्होंने इन सबको हराया जिसने, और वो एक महाजनपद बना जिसका नाम था मगध। यहाँ से पावर पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है, ठीक है ना। जिसका जो हेड था, पहले जन था, उसका हेड बन गया फिर इन राजन या राजा। तो फिर राजा बनी जिसके हाथ में कंट्रोल, फिर उसकी क्या बनी, प्रजा। खैर इसके अंदर लंबी हिस्ट्री है, कैसे कैसे क्या हुआ, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको कि आयरन की डिस्कवरी से
किस तरह शिफ्ट हो जाता है, पावर मतलब कैसे सोसाइटी ही शिफ्ट हो जाती है। आप देख रहे हो कोई भी चीज़, एक इंटरनेट के आने से सोसाइटी में किस तरह का चेंज आ गया, पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर था वो किस तरह, पावर स्ट्रक्चर किस तरह बदला, डाटा, आजकल जिसके पास डाटा है उसके पास कंट्रोल है, ठीक। तो आप इस बात को समझ रहे हो कि कोई भी चीज़ जब नई डिस्कवर होती है तो वो उस नई चीज़ के ऊपर किसका हाथ होता है, वो उसका कंट्रोल किसका, और सब आजकल सबका जो जोर लगा है वो किस चीज़ पे है, किस चीज़ के कंट्रोल में, कि डाटा को कंट्रोल करें। अगर डाटा का कंट्रोल आपके पास आ गया तो सब कुछ आपके हाथ में है। तो खैर ये थोड़ा सा मैंने आपको बताना था वैदिक एज के बारे में, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज जो थी उसमें कोई भी सोशल डिफ्रेंसिएशन नहीं था, सब लोग समान थे, एक जैसे थे, ठीक। यहाँ पे आके डिफ्रेंसिएशन हो गया, और डिफ्रेंसिएशन कब होती, जब आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा होता है। जब आपके पास ज़रूरत की चीज़ है तो आप, मैं, वो सब एक जैसे हैं, लेकिन जब आपके पास एक्स्ट्रा आ गया तो फिर आपकी जो सोच है वो बेसिक नेसेसिटीज़ जब आपकी पूरी, फिर आप कुछ अलग सोचने लग जाते हो, फिर आप कुछ और चाहने लग जाते हो। तो वहीं से सोशल डिफ्रेंसिएशन शुरू होती है और सोसाइटी में एक इनइक्वालिटी आती है, ऊपर के लोग और नीचे के लोग, ठीक है। तो खैर हमारा जो था कि हमने बुक को स्टडी करना है, कि जो बुक है, जो इस चैप्टर के अंदर जिस बुक को के बारे में इन्होंने बताया वो कौन सी बुक है, ऋग्वेद। ठीक है, इस बुक के बारे में, इस बुक से हमें क्या पता चलता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस, क्या कहते हैं। अब ऋग्वेद के बारे में थोड़े से कुछ फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, उसके बाद ये क्या, इससे हमें क्या अंदाज़ा लगा, हम इससे क्या इन्फर करें, क्या हम इसको बुक को पढ़ने के बाद हम क्या समझते हैं कि उस किस्म की सोसाइटी कैसी होगी, थोड़ा सा आइडिया लेना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ऋग्वेद सबसे पहले अराउंड 3500 ईयर्स एगो इसे कंपोज किया गया। किसने कंपोज किया है, उनको ऋषि बोलते थे, ऋषिस या सेजेस आप बोल सकते हो इंग्लिश में, ठीक। किस लैंग्वेज में, ओल्ड बोल सकते हो आप या वैदिक संस्कृत, ओल्ड या वैदिक संस्कृत। मोर देन 1000 हिम्स हैं इसे। हिम्स क्या होता है, एक किस्म के मंत्र किसी के प्रेज में, और इसमें सिर्फ मंत्र ही नहीं है बल्कि एक डायलॉग फॉर्म में भी है। मतलब हिम्स जो हैं, एक जैसे बातें भी हुई है, जैसे ये इसमें एक केस ऐसा अंदर से इन्होंने इस चैप्टर के अंदर एक केस ऐसा बताया कि जिसमें विश्वामित्र जो है वो दो नदियों से बातें कर रहे हैं, सतलज और ब्यास से बातें कर रहे होते हैं, ठीक। तो वो एक डायलॉग है ना, जब बातें आपस में हो रही हैं दैट मीन्स डायलॉग, तो वो भी एक किस्म का हिम है, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये कंपोज कब हुए थे, कंपोज्ड अराउंड 3500 ईयर्स एगो। किसने कंपोज किए थे, ऋषि ने। एक चीज़ और भी ऐड करना कि जिन्होंने, जो इसको कंपोज करते थे अक्सर, मतलब उन्होंने खुद को आर्यंस कहा, ठीक है, ऐसा बुक में लिखा हुआ है। अच्छा, जिस लैंग्वेज में ये कंपोज हुई उसको बोलते हैं ओल्ड एंड वैदिक संस्कृत, और इसमें कितने हैं, 1000 से ज़्यादा हिम्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है कि अब आप सोच रहे होंगे कि 3500 साल पहले क्या इसे लिखा गया है। आप उसमें देखोगे उस एक बुक के अंदर, जो ये आप इम्पोर्टेंट है ये पता होना चाहिए कि जो ऋग्वेद है वाज रिसाइटेड एंड हर्ड, नॉट रेड, ठीक है। जो ऋग्वेद है ना, इसे रिसाइट किया जाता था और सुना जाता था, ऐसे पढ़ा नहीं जाता था। मतलब पढ़ते किस चीज़ को, जो कहीं लिखी हुई हो। तो ये लिखी हुई नहीं होती थी, लिखा तो इसे जब ये कंपोज हुए उससे कई 100 सालों बाद इसे लिखा गया है, सदियों बाद इसे लिखा गया है। उस टाइम पे सिर्फ इसको रिसाइट किया जाता था। रिसाइट मतलब ऐसे बोला जाता था और सुना जाता था, ओरली ये फॉलो करते। जैसे मैं अगर ऋषि हूँ, मेरा कोई आगे शिष्य है, कोई डिसाइपल है, तो मैं उसे ये चीज़ याद कराता हूँ। जैसे आज भी आप देखते हो कि इस्लाम के अंदर जो कुरान है उससे हिफ्स किया जाता है, मदरसों में
उसे खैर वो तो लिखा हुआ भी है, लेकिन उसे फिर भी एक ट्रेडिशन मैं बता रहा हूँ कि ओरल ट्रेडिशन क्या होता है कि ज़बानी याद होता है। तो जैसे उस टाइम के जो इनके हिम्स थे तो इसे आगे बोला जाता था और आगे वो याद रखते थे। तो यही जो ओरल ट्रेडिशन था ये सदियों तक, हज़ारों साल तक यही चलता रहा। फिर जाके कहीं 1000 साल बाद, 100 साल बाद इसे लिखा गया, ठीक है, रिटन फॉर्म में आए ये। और प्रिंट तो अभी 200 साल पहले इसकी प्रिंटिंग हुई है कि जिसमें ये मतलब किसी किताब में छप गया, वो तो बहुत बाद की बात है, ठीक। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं ऋग्वेद के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। एक ये इंपॉर्टेंट है कि द ऋग्वेद वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड, इसे रिसाइट किया जाता था और हर्ड किया, सुना जाता था, बोला जाता था, सुना जाता था, पढ़ा नहीं जाता। पढ़ा उस चीज़ को जाता है जो कहीं लिखी हुई होती है, ठीक। तो लिखने की बात तो बहुत बाद में हुई है। जब ये कंपोज हुई है तो उस टाइम सिर्फ ये जो ऋषिज इसको मतलब कंपोज करते थे वो बोलते थे और आगे लोग इसको सुनते थे। इस ट्रेडिशन को, ये जो एक रस्म है, ये जो एक रिवाज है, ये जो एक तरीका है, तौर तरीका है, इससे बोला जाता है ओरल ट्रेडिशन, कि ओरली चीज़ों को आगे मतलब आगे ऐसे बढ़ाया जाता है। मैंने अपने बड़ों से सुना, मैं अपने छोटों को सुना रहा हूँ, वह ऐसे आगे सुनाएंगे। जैसे आप सुनते हैं ना कुछ कुछ पुरानी कहानियाँ, ठीक है, ओरली कहीं लिखी नहीं है लेकिन ओरली आगे चल रही हैं। तो दैट ट्रेडिशन इज कॉल्ड एज ओरल ट्रेडिशन, ठीक है। तो ये कुछ ऋग्वेद के बारे में फैक्ट है। अब जब आप ऋग्वेद को पढ़ते हो तो उससे आपको क्या समझ में आता है हिस्ट्री के बारे में, वो 2-3 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में वो भी है, यहाँ कई बार एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं, मैं उसको भी बता दूँ। जो संस्कृत है लैंग्वेज, ठीक है ना, दिस बिलोंग टू इंडो यूरोपियन फैमिली, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज है? इसका जो लिंग्विस्टिक फैमिली होती है ना, ज़बानों का भी एक ख़ानदान होता है। तो ये किस ख़ानदान से बिलोंग करती है? इंडो यूरोपियन, मतलब यूरोप में जो भाषा बोली जाती है और इंडियन सब कंटिनेंट जो हमारा, इनका एक ही ख़ानदान है, इसलिए इसको बोला जाता है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। अब मतलब एक ही ख़ानदान क्यों है? क्योंकि इनकी जो जड़ है, जो रूट वर्ड है वो एक है। जैसे मिसाल एग्जांपल आप देखो, मदर इंग्लिश में मदर, माँ हिंदी में, ठीक है, मात्र मात्र संस्कृत में। और देखिए चलो, हमारे अपनी कश्मीरी देखो, अम्मा कश्मीरी। अब देखो माँ 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 सब जगह है रूट वर्ड। तो इसलिए चाहे आप इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, संस्कृत बोलो, कश्मीरी बोलो, तो रूट, माँ का जो रूट वर्ड है वो सब में सेम है। तो इसी बेसिस पे जो ज़बानें होती हैं, लैंग्वेज, उनका एक ख़ानदान बनाया जाता है। सब जब ज़बानों की स्टडी होती है तो उनमें देखा जाता है कि इनमें क्या रूट वर्ड्स जो हैं क्या वो कॉमन है। तो जिनके रूट वर्ड्स सेम होंगे, कॉमन होंगे, तो वो एक ही ख़ानदान से बिलोंग करते हैं। इसीलिए जो संस्कृत है ये कौन सी है? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, ठीक है ना। और इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस क्यों हैं, क्यों इसे कहा गया? क्योंकि ये सब, इनके जो रूट वर्ड्स हैं वो सेम है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए था, कई बार एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। अब देखो, जब हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से हमें किन किन चीज़ों, मतलब किन चीज़ों का उसमें जिक्र किया गया है, उसको हम पहले देखेंगे। अब ऋग्वेद के अंदर एक सेक्शन है, ऋग्वेद के अंदर एक सेक्शन है, उसको बोलते हैं नदी स्तुति सेक्शन। ये वाला सेक्शन, नदी मीन्स रिवर, ठीक है। इसमें क्या पता चल, इसमें इंडस, जिसको सिंधु बोलते हैं, सिंधु का जिक्र है वहाँ पे, सिंधु रिवर के बारे में बताया। इसलिए हम बोलते हैं ना कि ऋग्वेद में इंडस को क्या, किस नाम से बुलाया गया? सिंधु, ठीक। तो जब हम वहाँ पढ़ते हैं तो हमें सिंधु का पता चलता है और इसके जो आसपास ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। इसे
तो एक किस्म का ज्योग्राफी का भी हमें पता चलता है इसको पढ़ने से। उस टाइम रिवर सिस्टम क्या था, ट्रिब्यूटरीज़ क्या थी, कौन कौन से नदियों के बारे में, कौन कौन से दरियाओं का इसमें नाम है, उसके बारे में भी पता चलता है। तो आप कह सकते हैं कि एक जियोग्राफी भी जब हम इसको पढ़ते हैं तो उस वक्त की थोड़ी जियोग्राफी के बारे में भी हमें पता चलता है कि कौन सी नदी कहाँ से बह रही थी, किस नदी के किनारे कौन से लोग बसे हुए थे। तो ये भी थोड़ा सा हमें पता चलता है नदी की क्या इम्पोर्टेंस थी, नदियों को पूजा जाता था, क्यों पूजा जाता था, पानी, उससे पानी की अहमियत का पता चलता है कि उस दौर में स्पेशली वो जो एरिया था डेजर्ट एरिया, नॉर्थ वेस्ट में ये सारा, तो उस अगर नदियों की इतनी इम्पोर्टेंस थी कि उन्हें पूजा जाता था, तो वो उस दौर के हमें हालात बता रहे हैं और पानी की नेसेसिटी और ज़रूरत को समझाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद इसी के अंदर आप देखोगे तो कैटल्स की बात की है, माल मवेशी की बात की, ठीक है ना, जिसमें हॉर्स की बात है, काऊ की बात है, ठीक है ना। तो अगर ऋग्वेद के अंदर ये पशु का इतना जिक्र है तो दैट मीन्स ये उस टाइम जो थी इम्पॉर्टेंट, मतलब इंसान के जीवन में इस पशु का बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया सोसाइटी क्या थी, एग्रीकल्चर के बारे में जानते थे लेकिन डिपेंडेंट ज़्यादा किस पे थी, इस कैटल पे। तो जब हम इसकी इम्पोर्टेंस, जब उस बुक को पढ़ा जाता है उसमें इन कैटल्स के बारे में इतना कुछ बताया जाता है, इतनी इनकी इम्पोर्टेंस को बार बार इन पे बातें भगवान से या जो भी उस टाइम गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, देवी देवता जो हैं, उनसे इसके बारे में मतलब क्या कहा जा रहा है, हिम्स लिखे जा रहे हैं, प्रेयर्स की जा रही हैं। तो दैट मीन्स उससे पता चलता है कि वो सोसाइटी कैसी थी। वो सोसाइटी ये कैटल पे डिपेंडेंट सोसाइटी थी। मेन जो उनका जीने का था डिपेंडेंसी वो इस पे था। इसीलिए जो बैटल्स होती थी मतलब जंग होती थी, वो किसके लिए होती थी, या तो कैटल के लिए। जैसे आज आप देख रहे हो कि आजकल के ज़माने में देख रहे हो आप किस पे हो रहे, ये जो मतलब पिछले 50 साल बीते तो सारी जो भी जंगें हो रही, जो भी वार्स हो रहे हैं, वो किस पे हो रहे हैं, ज़मीन। और ज़मीन कहाँ की ज़मीन, अब एग्रीकल्चर नहीं, अब तेल कहाँ पे है। ठीक, तो मतलब ये जाहिर करता है आज से अगर 5000 साल पहले ये देखा जाएगा कि जंगें इस दौर में किस के लिए, क्या वजह थी जिससे मतलब ये जो वर्ल्ड वार्स होते थे, तो पता चलेगा कि तेल मेन रीज़न था। तेल का जिस पे बस कंट्रोल आ जाए उसी के पास पावर है। ठीक है, उसी के पास पैसा है, पैसा है तो ऑब्वियसली पावर है। तो उस टाइम में बैटल जो होती थी वो किस लिए होती थी, कैटल के लिए। उसके बाद लैंड ज़मीन के लिए, और ज़मीन किसके लिए, पॉस्चर फिर किसके, मतलब जहाँ एक चरवाहा जो होता है, मतलब जहाँ पे ये जो होते हैं मतलब ग्रेजिंग फील्ड्स आप कह सकते हो, जहाँ जानवर चरते हैं, तो ये भी किसके लिए। इसके अलावा एक और इन्होंने एनसीईआरटी ने मेंशन की, हार्डी क्रॉप्स वो होती है जहाँ जो फसल जल्दी पक जाती है, जैसे बार्ली, जो ये जो फसल है थोड़ी क्विकली राइपेंड है, जल्दी पक जाती। तो ऐसी ज़मीन जहाँ पे हार्डी क्रॉप ग्रो हो, ठीक है ना, कि ज़्यादा मेहनत नहीं और जल्दी उनको मिल जाता था, और पास्चर अपने इस कैटल के लिए, इसके लिए जंगें लड़ी जाती थी। और उसके बाद वाटर, पानी के लिए, पानी ओबियसली ज़रूरी था, क्यों ज़रूरी वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद पीपल, लोगों के लिए भी, लोगों का क्या रोल था। अब देखो इसको समझने के लिए हम ये भी बता सकते हैं कि उस टाइम जो जंग होती थी, बैटल जो होते थे, उसमें कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, जैसे स्टैंडिंग आर्मी क्या होता है, जैसे आजकल कोई भी मुल्क उसके पास अपनी फ़ौज है, हम रिक्रूट करते हैं फ़ौज को, उसके बाद उनको सैलरी मिलती है, एक प्रॉपर सिस्टम है। तो उस टाइम ऐसा नहीं था कि आप रिक्रूट करके रख के तो उनको पैसे दो, ऐसा नहीं था। बैटल जब होती थी तो तब एक असेंबली बनती थी, उसमें से लीडर्स को चुना जाता था कि इनको थोड़े ये स्किलफुल हैं, ये थोड़ा ज़्यादा हट्टा कट्टा आदमी है, इसको अच्छे से मतलब लीड करना आता है, तो इसको हम लीडर चुन लेंगे।
तो उसके बाद जितने ज़्यादा लोग होते तो उतने ज़्यादा मतलब वही उनकी फ़ौज कंसिडर की जाती थी। ठीक, तो अब ओबियसली जहाँ जिस जनपद में या जिस महाजनपद में भी आप कहो कि जितने ज़्यादा लोग होते तो उतनी ज़्यादा उसकी फ़ौज होती, जितनी ज़्यादा फ़ौज होती उतना वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होता, जितना ज़्यादा डोमिनेटिंग होता उतने ज़्यादा उसके बैटल को जीतने के जो चांसेस ज़्यादा होते थे। तो इसलिए इसके लिए भी जंग लड़ी जाती थी कि मतलब जब एक जनपद और दूसरे जनपद के बीच में बैटल हो जाती थी तो वहाँ जो जब वहाँ का जो लीडर होता था वो हार जाता था तो वो जो लोग थे वहाँ से पकड़ के लाए जाते थे तो उनको एज ए स्लेव्स कंसिडर किया जाता था कि ये अब स्लेव्स हैं। और स्लेव का क्या मतलब होता है? गुलाम। और गुलाम किसको कहते हैं? जिसकी अपनी जो हक होते हैं, राइट्स जो होते हैं। स्लेव की डेफिनेशन क्या है कि जिसको अपने कोई भी हक नहीं है, वो एक मटेरियल की तरह है कि जिसने उसको लाया है वो चाहे उसको बोले आप दिन में खड़ा रहो, पूरे दिन पूरे रात खड़े रहो, जैसे मतलब उसको वो कोई ऐसे एजिटेट नहीं करेगा, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं मैं ऐसा क्यों करूं, मतलब वो गुलाम है, जैसा उससे कहा जाए वैसे उसे करना है। ठीक, तो उसमें स्लेव्स को भी पकड़ के वो लाया करते थे। एक तो ये भी इस तरह से उनकी कल उन्हीं स्लेव्स का इस्तेमाल करते दूसरे बैटल्स में। वो ऐसे ही क्यों आ जाते, राजा के साथ लोग ऐसे ही क्यों आ जाते लड़ने के लिए अपनी जान? क्योंकि उसमें क्या होता था, जब बैटल होती थी, बैटल से जो मिलता था सामान उसे बूटी बोला जाता है। जो भी वो चाहे वहाँ से उन्होंने ज़मीन ली, जानवर लाए पकड़ के, घोड़े लाए, गाय लाई, बकरी लाई, जो भी लाया लूट के, जो भी वहाँ से आया वो बढ़ता था। किन में बढ़ता था? एक तो जो पुजारी होते थे, प्रीस्ट्स, ठीक है ना, क्योंकि बिलीफ सिस्टम था तो एक पुजारियों में चले जाता था। और जो लीडर्स होते थे, जो मतलब मेन होते थे बैटल में, जो लीड करते थे, उनमें बढ़ता था। और आम लोगों में बढ़ता था। मतलब तो उससे इन लोगों के पास भी वेल्थ आ जाती थी, दौलत आ जाती थी। तो इसीलिए ये लोग मतलब बिना जान की परवाह किए निकल जाते थे लड़ने। ठीक, तो अब देखो कि इससे हमें क्या पता चलता है, सोसाइटी के बारे में पता चलता है कि मतलब इससे पता चलता है कि एक पैस्टोरल सोसाइटी थी। अब जब हम अब हम देख रहे हैं कि जंगें भी किस पे हो रही हैं, इस कैटल के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि मेन उस टाइम जो सोर्स था जीने के लिए, जो ज़रूरी चीज़ थी और जिसके पावर का भी जो मेन था वो कैटल था। तो ये सोसाइटी थी पैस्टोरल सोसाइटी। अब देखो ऋग्वेद एक बुक है, ठीक है, मतलब एक अर्लीस्ट टेक्स्ट है जिससे हमें वहाँ की ज्योग्राफी का भी थोड़ा सा पता चल रहा है। तो अब जब हिस्टोरियन इसको पढ़ेगा तो वो इससे तो कुछ कंस्ट्रक्ट कर पाएगा ना कि उस टाइम कौन सी नदियाँ बहती थी, मतलब उन नदियों से मतलब किसी एरिया में अगर कोई रेगिस्तान है, कहीं फ्लड है, कहीं कुछ डूबी हुई चीज़ें हमें उस एरिया में मिली, तो ऐसा तो नहीं है, ऐसे चांसेस तो नहीं है कि वहाँ फ्लड आया होगा, उससे वो डूबा होगा या कुछ भी, मतलब कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना, वो अलग बात है। तो इसका पता चला, वहाँ की सोसाइटी का पता चला हमें कि सोसाइटी कैसी थी, वहाँ के सोर्सेज का पता चला कि सोर्सेज क्या थे, कौन कौन लोग थे, ठीक है ना। इसके अलावा और अगर आप देखोगे वहाँ का, तो किन लोगों के बारे में बात की, जैसे मैंने लोग तो ऑलरेडी गिने, अब किसकी बात है, प्रीस्ट की बात है। अब प्रीस्ट पुजारी की बात है, तो इससे हम ओबियसली रिलीजन या बिलीफ सिस्टम क्या था उसका भी पता चल सकता है। अब हम देख रहे हैं कि वहाँ पे सेक्रीफाइसेस होते थे, और सेक्रीफाइसेस होते थे वो भी किस में, सेक्रीफाइसेस या यज्ञ या यज्ञ जिसे हम बोलते हैं, है ना। आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, तो देखा ही होगा कि ऐसे यज्ञ वगैरह करते हैं, या जो हिंदू लोग हैं, हिंदू भाई हैं, उनके घरों में ऐसा होता है। तो सेक्रीफाई, कुर्बानी हमेशा किसी ऐसी चीज़ की दी जाती है जो मेरे पास फालतू है, हैं, उसको मैं कुर्बान कर दूँ। जैसे लोग करते हैं ना, यार एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो इसको दे दो, ठीक है ना, तो उसके देने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो आप ऊपर वाले को बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि जो आपकी काम की चीज़ नहीं हो। कुर्बानी हमेशा उस चीज़ की होती है जो आपके दिल के करीब हो। उससे जब आप दे रहे हो तो मतलब आपका कुछ, आपको महसूस हो रहा है कि आपका कुछ जा रहा है,
उसे कुर्बानी बोला जाता है। तो उस टाइम जो सेक्रीफाइसेस थे उसमें कैटल्स होते थे, बहुत सारे लिस्ट है जानवरों की कि उन उन जानवरों को जब आप वेदास पढ़ते हो तो उसके अंदर पूरा खुल के आता है कि किन किन जानवरों को कुर्बान किया जाता था। उसके अलावा ग्रेन्स, अनाज, उसको मतलब उसमें डाला जाता था। उसके अलावा घी वगैरह, पैस्टोरल सोसाइटी के लिए घी एक नियामत है ना। और एग्रीकल्चर के लिए उस टाइम वही बार्ले, वीट वगैरह ये सब जो थी बड़ी चीज़ें थी, ठीक है ना। और उसके अलावा जानवर, ये सब चीज़ें कुर्बान की जाती। तो जिससे एक रिलीजियस या एक बिलीफ सिस्टम जो था उनका, उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है था। इसके अलावा इसी सोसाइटी के अंदर कुछ जो देवी देवता हैं जैसे इंद्र, जिसे या अग्नि या सोमा, इनका जिक्र गया है ना। इंद्र मीन्स वॉरियर, गॉड ऑफ वॉरियर, है ना। मतलब जब भी जंगों पे जाते थे तो उसको बलि चढ़ाते थे, ठीक है, कि उससे हमें पावर मिले, ऐसा बिलीफ सिस्टम था, ये एक उनकी आस्था थी, ठीक है। उसके बाद अग्नि इज़ रिलेटेड टू फायर, ठीक है। सोमा, सोमा एक प्लांट है, उस प्लांट से एक ड्रिंक बनाया जाता था, ठीक है ना। अब उस ड्रिंक का क्या यूज़ था, तो ये भी एक मतलब ये कुछ गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, ठीक है, देवी देवता, ये इनका जिक्र है, जिससे हमें उसका बिलीफ सिस्टम पता चलता है। तो पीपल में अगर हम देखें, प्रीस्ट से जुड़ी ये चीज़ें, इससे भी हम उस सोसाइटी को समझ सकते हैं कि कैसे सोसाइटी था। और उसमें चिल्ड्रन का जिक्र है। चिल्ड्रन का जिक्र कैसे है कि ये जो देवी देवता हैं इनको दुआ की जा रही है बच्चों के बारे में। किसके बारे में? बच्चों के बारे में। और बच्चों में से भी किसके बारे में? सन के बारे में। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज ऋग्वेद, ठीक है। अब मतलब बच्चे के बारे में जो ये जो है देवी देवता हैं इनसे प्रार्थना की जा रही है, ठीक है ना। और बच्चों में भी स्पेशली किसके बारे में? सन के बारे में, ठीक है। तो इससे हम मतलब प्रीस्ट थे, ये थे। उसके बाद यहाँ पे राजा का लफ्ज़ है, ठीक है ना। और दूसरे पर दास या दासी का लफ्ज़ है, जैसे मैंने जो स्लेव्स बोला, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी। आर्यंस का लफ्ज़ है। तो इससे हमें पता चलता है थोड़ा सा उस सोसाइटी के बारे में कि किस किस्म के लोग हुआ करते थे, ठीक है। और अगर उसमें अंदर जाएंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि उस टाइम कोई वैसा नहीं होता था कि हाँ, जैसे करेंसी होती है ना आजकल, आप 10 रुपये दो तो वहाँ से कुछ बार्टर एक्सचेंज होता था। बार्टर समझते हो आप, है ना। एक चीज़ आपने गेहूँ दे दिया, उसके बदले उन्होंने जौ दे दिया, ठीक है ना। आपने चावल दे दिए, उन्होंने कुछ दे दिया। आपने आलू दे दिए, उन्होंने प्याज दे दिए बदले में। तो दिस इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो ये भी मतलब उस टाइम पे ये था। तो मतलब अब चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। तो बुक्स क्या हमें कहती है। अब जब बुक्स को गौर से पढ़ा जाए, उसको समझा जाए, है ना, उस नज़र से, हिस्ट्री को कंसिडर करने की नज़र से, तो बुक्स जो हैं वो हमें उस अपने दौर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। तो मतलब बुक्स भी हमें क्या बताती हैं? हिस्ट्री बताती हैं। कोई भी लिटरेरी सोर्स हो वो हमें उस दौर के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर बताता है। तो हिस्ट्री को जानने का एक सोर्स जो है, मेन इंपॉर्टेंट सोर्स, दैट इज़ बुक्स, ठीक है ना। इसके अलावा भी ये तो मैं बस हिंट्स दे रहा हूँ ना आपको, क्योंकि चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स। तो बुक्स क्या? बुक्स हमें किसी की ज्योग्राफी के बारे में बताती है, इकोनॉमी के बारे में बता सकती है, हिस्ट्री के बारे में बता सकती है, पॉलिटी के बारे में बता सकती है। हर चीज़ सोसाइटी के बारे में बुक्स से रिफ्लेक्ट होता है, झलकती है वो चीज़ें किताबों से। हर जो, इसीलिए तो कहते हैं ना कि ये जो किताबें या जो लिटरेचर होता है ये आईना होता है किसी समाज का। उस समाज की कैसी इकोनॉमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या सिस्टम है, वो सब कुछ दिखता है, ठीक है। तो ये था बुक्स को लेके। इसमें एक चीज़ कई बार और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कई बार ये भी पूछते हैं कि जो ऋग्वेद को कंपोज किया था, वो जो ऋषि थे वो मेल थे या फीमेल थे, मेन और वुमेन। तो लार्जली जो थे दोज वर मैन। लेकिन फ्यू जो हिम्स हैं, कुछ हिम्स हैं, ऐसा कहा जाता है कि फ्यू हिम्स, कुछ ऐसे हिम्स हैं जो वुमेन ने भी कंपोज किए हैं, बट लफ्ज़ उसके लिए है फ्यू। फ्यू समझते हो, मतलब कुछ, बहुत कम। लार्जली जो है, ठीक है ना, हिम्स वर कंपोज्ड बाय ऋषिज, मेल ऋषिज, ठीक है ना, मैन। तो ये हो गया हमारा व्हाट बुक्स टेल्स अस। अब बरियल्स की बात है। बरियल्स क्या होता है? बरियल मतलब जहाँ जब किसी को दफनाया जाता है, तो वो जो
जो बरीड चीज़ें हैं, जहाँ पे चीज़ें दफनाई हुई हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, बरियल। ठीक है, अब बरियल से क्या पता चलता है? अब जैसे मैंने बोला था पीछे कि बुक्स जो है वो एक लिटरेरी सोर्स है और बरियल जो है वो क्या है, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, इससे भी, बुक से भी हमें हिस्ट्री का पता चलता है, आर्कियोलॉजी से भी हमें हिस्ट्री का पता चलता है। ठीक है, अब एक बरियल की एग्जांपल लेते हैं और ये इससे हम पता चलेगा कि हमें बरियल भी क्या बताती है। बरियल में इन्होंने जो एग्जांपल ली है बुक के अंदर, ठीक है, उसका है मेगालिथ। जिस दिन हमने हिस्ट्री सीरीज शुरू करी थी, पहले चैप्टर में ही मैंने आपको बोला था, लिथ मतलब होता है स्टोन, मेगा मतलब होता है बड़ा, मेगालिथ मतलब बड़ा स्टोन, जिसको आप क्या कह सकते हैं, बोल्डर भी कह सकते हैं, है ना, बड़ा सा पत्थर जो है उसको आप बोल्डर कह सकते हैं। तो अब बरियल देखे गए, अलग अलग किस्म के बरियल मतलब अब ये जो भी चीज़ें दफनाई जाती, मैं इसे शॉर्ट में करता हूँ, है ना, उसे उतना लंबा नहीं खींचेंगे हम, क्योंकि अभी हम हिस्ट्री को, ये एक किस्म की आपको पता है 6 से एसएसटी शुरू होती है और 6 की हिस्ट्री में ही मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर भी मैं आपको चीज़ें थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मैंने इसलिए कहा कि ताकि आपके जहन में चीज़ें आती रहें। एक कहानी मतलब एक जिसे बोलते हैं ना बुनना, है ना, आपको चीज़ें समझ में आए कि ऐसा होता क्यों था। तो फैक्ट्स आप कल को आगे चल के भी याद रख सकते हो, लेकिन आपको कहानी का पता होना चाहिए कि जब जो मेजर चेंज हुई अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में, जो मेजर चेंज हुई वो क्यों हुई। आपको पता चला कि डिस्कवरी ऑफ आयरन, आपको पता चला कि हम हंटिंग गैदरिंग से, है ना, शिफ्ट हुए एग्रीकल्चर पर, क्यों हुए। आपको पता चला कि टेम्परेचर जो था वो क्या हो गया था, वार्म हो गया था, जिससे ग्रासलैंड्स। तो एक कहानी जो है इस तरह से, जब आपकी पिक्चर जो है वो माइंड में क्लियर होना, तो कहाँ फिर फैक्ट्स आप कई बार समझ भी सकते हो चीज़ों को। जब ऑप्शंस दिए होते हैं तो आपको समझ में आ जाती है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सूट नहीं करता, तो उस तरह से भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो मेगालिथ मतलब बोल्डर, क्या होता था कि जहाँ भी चीज़ें दफनाई जाती थी उसके ऊपर, हमारे इवन आजकल भी अगर आप कब्रिस्तान जाते हो तो आजकल भी तो हम पत्थर ऊपर लगा लेते हैं, ठीक ना, किसी की कोई डेथ हो जाती है तो कब्र के ऊपर हम पत्थर में उसके ऊपर वो लिख लेते हैं, उसका नाम लिख लेते हैं वो, ठीक। लेकिन हम मॉडर्न आज थोड़ा सा मार्बल लगाते हैं या उसको सजा दजा के करते हैं, ठीक है ना। ताकि क्यों ऐसा करते हैं, कब्रिस्तान में इतनी कब्रें होती हैं, ठीक, ताकि पता तो चले कि कौन अपना जो है वो किस जगह है, क्या है। अब इसी को मान के चलो कि उस टाइम भी जो बरियल होते थे, जहाँ चीज़ें मतलब दफनाई जाती थी, तो उसके ऊपर बड़े बड़े ऐसे पत्थर लगा लेते थे, तो जो एक किस्म की पहचाने होते। अब तब मान लो वो लिखते नहीं होंगे, लेकिन उनकी अपना तरीका होता होगा, तो कहीं पे अलग अलग तरीके से पत्थर लगाए जाते थे। कहीं पे मतलब ऐसा बरियल भी है कि आप मान देख के चलो कि मतलब ऐसे बड़े बड़े पत्थर ऐसे साइड पे लगा लिए सरफेस पे, जहाँ भी ये बड़े बड़े पत्थर जमा हो किसी एक जगह, ठीक, तो अभी भी आप मान के मतलब ऐसा गेस कर सकते हो कि हो सकता है यहाँ नीचे क्या हो, कोई बरियल हो। तो उस टाइम उन्होंने ये बड़े पत्थर करके ऐसे राउंड राउंड इसके आसपास लगा रहे ताकि उनको पता रहे। और नीचे कई बार ऐसा होता था कि ये लगा के तो अंदर ऐसे बड़े बड़े ऐसे पत्थर है ना, प्लेट्स जैसी, वो नीचे लगाई जाती थी और उन प्लेट्स के बाहर ऐसे एंट्रीज होती थी जिनको पॉट होल्स बोलते थे। ये क्या होता था कि ऐसा माना जाता है कि मतलब मान लो कोई एक फैमिली होती थी तो अपने लिए जैसे एक मेंबर मर गया तो उसे यहाँ डाल दिया, दूसरा आ गया तो उसे भी इसके अंदर डाल दिया। तो ऐसे भी बरियल देखे गए हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा जो हैं वो स्केल्टन्स हमें मिले हैं। तो उससे पता चलता है कि ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फैमिली जो थे, फैमिली का एक बरियल होता था, ठीक है। तो ये जो था, ये मेगालिथ जहाँ भी है, तो मेगालिथ जहाँ भी देखा गया तो उसके नीचे ये इंडिकेशन है, मेगालिथ एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे नीचे क्या है, बरियल सिस्टम है, यहाँ चीज़ें दफनाई गई हैं, ठीक। अब जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उन बरियल्स को खोदा, उनकी एग्जीक्यूशन हुई, देखा, तो अंदर उससे हमें क्या पता चला, उससे भी बहुत चीज़ें पता चली। अब ज़्यादा इसे लंबा तो नहीं खींचेंगे, ठीक। अब कई ऐसे बरियल्स देखे गए
कहीं ऐसे बरियल्स देखे गए कि जहाँ पे किसी कोई जो स्केल्टन है, किसी ह्यूमन स्केल्टन है, उसके साथ कोई बर्तन भी रखे गए, है ना। कहीं पे कोई पानी पीने का चीज़ रखी गई, मतलब पॉटरी रखी गई, कोई खाने की कोई चीज़ है, खाना मतलब कोई प्लेट है ऐसे जो मिट्टी की बनी हुई है, या कोई जार है ऐसे पानी के लिए, वो भी उसमें नीचे देखा गया उसमें। तो जिससे पता चलता है, मतलब एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लोग जो थे, ये बिलीफ सिस्टम था इनका, इनके अंदर बिलीफ सिस्टम था। और क्या बिलीफ सिस्टम था? ये मानते थे कि शायद इंसान मरने के बाद भी कहीं दूसरी जगह जी उठता है, इसलिए ये सामान उसको साथ देते थे, ठीक है। अब यही आप देखो कि यही बर्तन ही नहीं, किसी जगह ये देखा गया कि इसके अलावा घोड़े जो घोड़ा है, हॉर्स स्केल्टन, घोड़े का स्केल्टन, घोड़े का कंकाल वहाँ पे मिला गया, और जानवर बकरी है उसका रखा गया, ठीक, जिससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। यही मतलब चाहे जो भी हो, अगर बर्तन रख के स्केल्टन रखे तो मतलब उनका ये कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम था कि मरने के बाद जी उठना है, तो वहाँ इन सब चीज़ों की ज़रूरत हो, इसलिए उसकी कब्र में उसके साथ ये चीज़ें डाल दी जाती थी। तो अब ये लगभग 3000 साल पहले ये देखी गई, ऐसी चीज़ें देखी गई, बरियल्स कहाँ कहाँ देखी गई? एक तो नॉर्थ में देखी गई, नॉर्थ में अगर देखोगे तो कहाँ? कश्मीर, ठीक है। साउथ में भी देखी गई, ठीक है। डेक्कन वाला एरिया, डेक्कन क्या होता है, जैसे डेक्कन प्लेट्यू आप देते हो, है ना, मालवा से आगे, मतलब या नर्मदा से उस तरफ जो है, ठीक, डेक्कन प्लेट्यू। और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में देखी गई, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला, वहाँ पे भी ये चीज़ें मेगालिथ्स वगैरह और ये बरियल्स देखे गए कि जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर जो है वो ऐसा लगा, मतलब एक तो नेचुरली चीज़ें पड़ी होती है, लेकिन जो चीज़ें रखी हुई हो किसी सिमेट्री से तो आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो ऐसी जगह जहाँ ऐसा लगा हो कि ये जो चीज़ें हैं ये नेचुरली इस तरह से नहीं पड़ी, ये ऐसा लग रहा है कि ये गोल ऐसे तरीके से रखी गई हो या एक के ऊपर एक ऐसे रखी गई हो, तो वहाँ पर जब खोदा गया आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा तो वहाँ बरियल्स मिले। तो उन बरियल से उस जगह के जो लोग रहते थे, वहाँ की जो सोसाइटी थी, उसका अंदाज़ा लगाया गया, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आप याद रखना कि ये कहाँ कहाँ मिली, स्केल्टन, पोट्री। अच्छा, इससे क्या पता चलता था? एक तो ये चीज़ पता चले इनका बिलीफ सिस्टम, और दूसरी चीज़ पता चले, आपको पता ब्रह्मगिरी एक जगह है, ब्रह्मगिरी, वहाँ भी एक ऐसी साइट मिली, बरियल मिला। उसको जब खोदा गया तो क्या देखा गया कि अराउंड उस कबर में 33 गोल्ड बीड्स थे। कितनी? 33 दाने, किसके? गोल्ड के बीड, मतलब जिसकी मालाएं बनी होती, ठीक। उसके बाद क्या देखा? 4 कॉपर बैंगल्स, 4 कॉपर की चूड़ियाँ देखी गई, बैंगल्स देखे। 2 स्टोन ज्वेलरी, है ना, स्टोन ज्वेलरी मतलब जो अंगूठी वगैरह में नग जिनको हम बोलते हैं ना, वो चीज़ें देखी गई। उसके बाद एक देखा गया वो काउन शेल, वो शंख जैसा नहीं होता है, शेल है समुद्र, तो वो देखा गया। तो अब एक ये साइट है ब्रह्मगिरी में। उसके अलावा कुछ दूसरी साइट्स हैं कि जहाँ बंदा है और उसके साथ कुछ बर्तन रखे हुए हैं, 2-4 ऐसे बर्तन रखे हुए हैं, ठीक है, पॉटरी रखी हुई। अब इससे पता चला कि ये जो कब्र होगी ये किस बंदे की? ये कोई आम बंदा तो नहीं होगा जिसने 33 सोने की बीड्स जिसके पास ऐसे 4 पड़ी हैं। तो मतलब ये बंदा कौन था? ये बंदा हो सकता है उस टाइम का कोई राजा हो, अमीर बंदा हो। और ये बंदे कौन थे बेचारे? ये छोटे मोटे गरीब लोग। तो अब इसी दौर की ये भी है, जब मतलब इसका एज फाइंड आउट की गई, तो उसी दौर का ये भी है, उसी दौर का ये भी। तो हम इसको स्टडी करने के बाद ये तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना, ये तो बता सकते हैं कि उस टाइम में भी क्या थी? इनइक्वालिटी थी। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे। तो इस तरह से मतलब हम हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। बरियल्स भी बहुत सारी चीज़ें हमें बताते हैं कि उस टाइम के लोग कैसे होंगे, उस टाइम के लोगों के यहाँ इंपॉर्टेंस किन चीज़ों की थी, कौन से जानवरों को वो जानते थे। अब जिन जानवरों के कंकाल उनके पास मिले, वो हॉर्स हो, कैटल हो, ठीक है, तो दैट मीन्स वो लोग उन जानवरों का उस वक्त इस्तेमाल करते थे और वो उनके लिए ज़रूरी थी, इसीलिए वो उनको अब
कब्र में जाके भी जो बरियल होते थे वहाँ भी वो उनको साथ होते थे। उसके अलावा अगर पॉटरी मिली, मेनली ब्लैक एंड रेड कलर की पॉटरी थी, ठीक, तो अगर पॉटरी मिली तो मतलब वो जानते थे बर्तन अब इसको लोग पानी के लिए इस्तेमाल करते थे, या जो बड़ी बड़ी भी कुछ ऐसे पॉटरी मिली, बड़े बड़े पॉट्स मिले, तो जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उनके पास ज़्यादा बचता था, इसलिए उसमें स्टोर करके भी वो रखते थे, है ना। उसके बाद ब्लैक एंड रेड, मतलब कलर्स का थोड़ा सा नॉलेज, थोड़े से एस्थेटिक सेंस भी उनमें था। इस कलर के थोड़े से पॉलिश्ड बड़े अच्छे तरीके से बनाते थे, मतलब कलाकारी भी थी, क्राफ्ट्समैन भी थे वो लोग। तो बस इसी तरह से जो चीज़ें जो हैं वो हमें मिलती हैं, जो रिमेन्स होता है, मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट, वो हमें हिस्ट्री को समझने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। इसके अलावा एक और जगह है, वहाँ पे एक मतलब जो घर था, सबसे बड़ा घर एक देखा गया, जिसके घर के कोर्टयार्ड के आसपास 4-5 रूम थे, और बीच में उनको एक बड़ा सा क्या मिला, एक मतलब एक बर्तन मिला। मान लो, अब ऐसे ही मान लो, आप मान लो ऐसा कोई बर्तन मिला जिसकी ऐसे नीचे 4 मतलब लेग्स हैं, ठीक, और इसमें उस बंदे का कंकाल मिला, ऐसे बिठा के रखा हुआ उसको इस जार में, ठीक है। हो सकता है कोई पुजारी हो, कोई प्रीस्ट हो, कोई रिच हो, कुछ अलग हो, ठीक। तो इससे उस मतलब इस इन चीज़ों से उस सोसाइटी का थोड़ा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक। तो अब जो आपके चैप्टर का नाम था, चैप्टर का नाम क्या था, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस, ठीक। तो अब आप देख रहे हो कि बुक्स क्या कहती हैं हमें और बरियल्स क्या कहती हैं। ये पूरी कहानी सुना के जाती है हमें हमारे पास्ट के बारे में। तो इसलिए ये जो है इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं हिस्ट्री का, इनसे हम हमारे बीते हुए कल, हमारे पास्ट के बारे में जान सकते हैं, ठीक। तो मैंने कोशिश की है कि जो इस चैप्टर का क्रक्स था वो आपको मतलब आप तक पहुँचे, और आपकी जो कहानी है माइंड में वो बने रहे। और ये जो चैप्टर का टाइटल था, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस, तो हिस्ट्री के अंदर ये टाइटल का क्या माने हैं, इस टाइटल का यही मतलब है कि किस तरह से ये जो हैं सोर्सेज हैं, ये हमें हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए आई गेस इतना काफ़ी है। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।